नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उन 6 अहम अपडेट्स पर बात करने वाले हैं जो भारत के शासन, कानूनी ढांचे और हमारे डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाले हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर जमीनी स्तर पर देश किस तरह से बदल रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम इन 6 प्रमुख विषयों को कवर करेंगे। प्रगति प्लेटफॉर्म, 2027 की आगामी जनगणना, पॉक्सो कानून का नया अपडेट, लैंड स्टैक, पंखुड़ी पोर्टल और ईसीआई नेट सिस्टम। शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, प्रगति प्लेटफॉर्म, जो बड़े और अटके हुए प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने का काम कर रहा है। अब जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 94%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। असल में ये प्रगति प्लेटफॉर्म का सक्सेस रेट है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चलने वाले इस मंच ने मंत्रालयों के बीच होने वाली देरी, लाल फीताशाही और तालमेल की जो पुरानी कमियां थीं, उन्हें काफी हद तक खत्म कर दिया है। और ये सिर्फ हमारे देश का दावा नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बिजनेस स्कूल ने भी इसे रियल टाइम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए एक ग्लोबल बेंचमार्क माना है। उन्होंने इसे सत्य का एकल स्रोत यानी सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ कहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब अलग अलग विभागों का भ्रमित करने वाला डेटा नहीं चलेगा, बल्कि पीएम गति शक्ति जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर एक ही जगह सटीक और सही जानकारी मिलेगी। इसका असर जमीन पर कैसे दिख रहा है, इसे ऐसे समझिए। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को 1994 में मंजूरी मिली थी और अब जाकर 2025 में ये शुरू हो रहा है। इतना लंबा इंतजार। लेकिन अब प्रगति की बैठकों से राज्यों और केंद्र के बीच जो एक सहकारी संघवाद बना है, उसी वजह से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बोगीबील पुल जैसी दशकों से लटकी परियोजनाएं आखिरकार रफ्तार पकड़ रही हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ, जनगणना 2027, जो अपने आप में एक बड़ा डिजिटल और ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने वाली है। ये देश की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी, जो 2 मुख्य चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण होगा मकानों का सूचीकरण, जो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलेगा, और इसके बाद फरवरी 2027 में मुख्य जनसंख्या की गिनती होगी। दिलचस्प बात यह है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे दुर्गम इलाकों में डेटा इकट्ठा करने का काम समय से पहले ही शुरू कर दिया जाएगा। अब ये साल 1931 बहुत ऐतिहासिक अहमियत रखता है। क्यों? क्योंकि ये वो आखिरी साल था जब देश में सभी समुदायों की पूरी तरह से जातिगत जनगणना की गई थी। तो जाहिर है, आने वाली ये देशव्यापी जनगणना न सिर्फ बहुत बड़े स्तर पर होगी, बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत गहरा है। और सबसे खास बात, ये पूरी तरह से डिजिटल होगी। सेंसस एज अ सर्विस यानी कैस के जरिए एक ऐसा साफ सुथरा डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिससे मंत्रालयों को ठोस सबूतों के आधार पर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। मोबाइल ऐप्स, सैटेलाइट से जुड़े ब्लॉक क्रिएटर्स और खुद से डेटा भरने वाले पोर्टल्स का इस्तेमाल, सच में ये एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग है। खैर, अब बात करते हैं हमारे तीसरे अपडेट की, जो सीधे तौर पर हमारे कानूनी और सामाजिक ढांचे से जुड़ा है, पॉक्सो एक्ट और उसमें प्रस्तावित रोमियो जूलियट क्लॉज। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियों के बाद ये रोमियो जूलियट क्लॉज काफी चर्चा में है। कोर्ट का मानना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बाल संरक्षण के बीच एक संतुलन होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपसी सहमति वाले जो किशोर संबंध होते हैं, जिनमें उम्र का फासला बहुत कम होता है, वहां युवाओं को आजीवन कारावास जैसी कठोर सजा मिल जाती है, जो कि न्यायसंगत नहीं लगता। इस पूरे कानून की समीक्षा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई मामलों में इसका गलत इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। जैसे सख्त कानूनों को लगाने के लिए पीड़ित की उम्र गलत बता दी जाती है, या फिर परिवार वाले आपसी सहमति से बने रिश्तों का विरोध करने के लिए इस कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस कानून का असली मकसद बच्चों को शोषण से बचाना है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे विषय पर, लैंड स्टैक। ये हमारे देश का नया डिजिटल रियल एस्टेट आर्किटेक्चर है। सिंगापुर, यूके और फिनलैंड जैसे देशों से प्रेरणा लेकर इसे बनाया गया है। यह एक GIS आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब अलग अलग सरकारी विभागों के पास जमीन के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, वो सब एक ही सिंगल विंडो इंटरफेस पर मिल जाएंगे। ये सिस्टम किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। जमीन या घर खरीदते वक्त धोखाधड़ी का जो डर रहता है, ये प्लेटफॉर्म उससे काफी हद तक खत्म कर देगा। सारी जानकारी पारदर्शी होने से अनधिकृत संपत्तियों का जोखिम घटेगा और अलग अलग विभागों के बीच
आपसी तालमेल भी बेहतर होगा, जिससे प्रॉपर्टी के लेन देन कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। हमारा 5वां विषय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक बेहतरीन पहल, पंखुड़ी पोर्टल। यह पोर्टल मुख्य रूप से 3 अहम क्षेत्रों पर ध्यान देता है: पोषण और स्वास्थ्य, बचपन की शुरुआती शिक्षा और बाल कल्याण। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR, NRI, NGO और सरकार को एक ही मंच पर जोड़ देता है, ताकि इन विकास कार्यों का प्रबंधन और बेहतरीन ढंग से हो सके। और अंत में 6वां विषय ECI नेट, जो भारत के चुनावों की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। यह चुनाव आयोग का एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम है जो चुनाव की A to Z सब कुछ ऑनलाइन मैनेज करेगा। इसे हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लॉन्च किया गया है और जरा सोचिए, ये अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस प्लेटफॉर्म बन गया है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में इसका सफल परीक्षण हो चुका है। अब चाहे वोटर रजिस्ट्रेशन करना हो, वोटर लिस्ट में नाम खोजना हो, अपने उम्मीदवार की जानकारी लेनी हो या फिर ई-एपिक कार्ड डाउनलोड करना हो, ये सब कुछ बेहद आसानी से हो सकेगा। यह सिस्टम पूरे देश में वोटिंग के अनुभव को पूरी तरह से नया रूप देने वाला है। तो कुल मिलाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का ये गहरा एकीकरण और ये नए कानूनी ढांचे आने वाले समय में हमारे लोकतंत्र और रोजमर्रा की शासन व्यवस्था को आखिर किस तरह का नया आकार देंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भारत के आधुनिकीकरण की ये सारी कड़ियां आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।